हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप एकदम परफेक्ट फर्स्ट क्लास मजे में होंगे, राइट? यस सर। चलिए, तो आज जो अपना टॉपिक जो है दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट चैप्टर नंबर 3 के सारे एमसीक्यूज ऑफ आईसीएआई मॉड्यूल। आईसीआई मॉड्यूल के सारे एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 3 के हम लोग डिस्कस करेंगे। कुल मिला के लगभग कुछ 80-81 क्वेश्चंस है। तो वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज या कल जितने भी लेक्चर्स अपने को लगेंगे उतने लेक्चर्स में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलो। सो फटाफट आते हैं हम लोग आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर और फटाफट डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, सो शुरू करें। बोलो बच्चों। ओके, चलिए। सो फटाफट एकदम अच्छे से डिस्कस करते हैं। Which of the following is considered production in economics? चलिए फटाफट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? ऑप्शन ए, टिलिंग ऑफ सॉइल, सिंगिंग ऑफ सॉन्ग बिफोर फ्रेंड्स, प्रिवेंटिंग अ चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग इनटू अ मैनहोल एंड पेंटिंग पिक्चर फॉर प्लेजर। सो इसमें क्या आंसर आता है अपना? सब कुछ अपन ने इतने जोरदार कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए अपन ने, तो भाई साहब आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, है ना? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? टिलिंग ऑफ सॉइल, सिंगिंग ऑफ सॉन्ग बिफोर फ्रेंड्स। तो सिंगिंग ऑफ सॉन्ग सर, इट इज नॉट एनी थिंग विच इज डन फॉर अर्निंग मनी, प्रिवेंटिंग चाइल्ड, नथिंग नथिंग। सो ये बिफोर फ्रेंड्स है, ये तो एक अपना मॉरल ड्यूटी है और ये अपन मस्ती के लिए कर रहे हैं। बट टिलिंग ऑफ सॉइल, इट इज एन व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉल्ड एज व्हाट प्रोडक्शन। सो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इज व्हाट? ए। चलो, ओके, डन। सो यहां से आगे बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए फटाफट सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अपने को क्या ढूंढना है अभी? करेक्ट स्टेटमेंट। The average product is at its maximum when marginal product is equal to average product. The law of increasing. अच्छा, ऐसा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। So the average product is maximum when marginal product is equal to average product. ये तो अपन ने देखा था। ये जो है ये अपना एमपी है और ये जो है ये अपना कौन सा डायग्राम है? ये अपना है, ये है एमपी कर्व और ये है एपी कर्व। तो इस समय पे जब when AP is maximum, MP इज इक्वल टू AP। ये तो सही बात है एकदम। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट दिख रहा है। अब बाकी के सारे स्टेटमेंट्स में ऑल ऑफ दी अबाउट तो कहीं दिख नहीं रहा है बॉस, है ना? बट फिर भी अपन चेक करेंगे, बी सी डी को अपन इवेल्युएट करेंगे। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल रिलेट्स टू द चेंजेस इन द फैक्टर प्रोपोर्शंस। नो, ऑल द स्केल चेंज होती है वहां पे। Economies of scale arise only because of indivisibilities of factors of production. No. Internal economies of scale can accrue when industry expands beyond optimum. No. तो भाई साहब इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बच्चों? द ऑप्शन इज व्हाट? ए। थर्ड पॉइंट, चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। सब लोग रेडी हो एकदम? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड? हा, बात कर रहे हैं किसके बारे में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड। नॉट वाला ढूंढना है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड। सो क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ इट्स सप्लाई फॉर इकोनॉमी इज लिमिटेड। यस। इट इज इमोबाइल। यस।
its usefulness depends upon human efforts, yes. It is produced by our forefathers, no, it is not produced by our forefathers. कोई अपने दादा परदादा इसको छोड़ के नहीं गए हैं, तो which is not the characteristic of land. तो आंसर इज व्हाट, डी. इजी है सर. आगे बढ़ते हैं. Which of the following statement is what true? अब क्या ढूंढना है? Which of the following statement is true? फोर्थ वाला. Accumulation of capital depends solely on the income of the individuals. Solely on the income of individuals? No. बराबर के नहीं. It is not solely on the income of the individuals, but it somehow depends upon what, some other factors called as savings, etc. वगैरह. Second point, savings can be influenced by government policies. Yes, अपन ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट आपको टैक्सेस वगैरह लगा सकती है, बराबर, तो बी है. एक्सटर्नल इकोनॉमीज गो विद द साइज एंड इंटरनल इकोनॉमीज गो विद द लोकेशन. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एक्सटर्नल इकोनॉमीज वो इंडस्ट्री के वजह से होता है, इंटरनल अपने वजह से होता है, तो इट इज नॉट विद द साइज नॉर विद द लोकेशन. द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. द सप्लाई कर्व ऑफ द लेबर इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. नो, it is an exception to the law of supply, so therefore it is not true. So the correct answer over here is what, 4B. perfect है. आगे बढ़ते हैं. Fifth question, in the production of wheat all of the following are variable factors used by the farmer except one. मतलब आपने को फिक्स्ड फैक्टर ढूंढ के लेके आना है, मतलब सारे आपको बोलते हैं वेरिएबल है एक्सेप्ट, तो आपको वो कौन सा फिक्स्ड है वो आपको ढूंढ के लेके आना है. तो फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं. चलिए दोस्तों, द सीड एंड फर्टिलाइजर यूज्ड व्हेन द क्रॉप इज प्लांटेड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ऑल द फॉलोइंग आर वेरिएबल दैट आर यूज्ड बाय द फार्मर एक्सेप्ट. हाँ भाई, सीड एंड फर्टिलाइजर्स तो वेरिएबल है, हर बार जब वो प्लांटेशन करेगा तो नए नए सीड लेके आने पड़ेंगे, वेरिएबल है. द फील्ड दैट हैज बीन क्लियर्ड ऑफ ट्रीज इन विच द क्रॉप इज प्लांटेड. इतना उन्होंने लिखा है, बट इंपॉर्टेंट आपको फोकस क्या करना है, फील्ड पे. फील्ड मतलब क्या, लैंड जो है, तो फील्ड की बात करेंगे अपन, फील्ड पे. तो फील्ड तो फिक्स्ड है ना, लैंड जो फिक्स्ड ही है. ट्रैक्टर यूज्ड बाय द फार्मर इन प्लांटिंग एंड कल्टीवेटिंग नॉट ओनली व्हीट बट आल्सो कॉर्न एंड बार्ली इज व्हाट, अ वेरिएबल फैक्टर, बराबर. उसके बाद अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं, द नंबर ऑफ आवर्स भी वेरिएबल फैक्टर है. सो भाई साहब आप समझने की कोशिश कीजिए. ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर आप 1 2 3 आप कितने भी ट्रैक्टर्स लगा सकते हो, ट्रैक्टर इज अ वेरिएबल फैक्टर. सीड्स आप ज्यादा लगा सकते हो, नंबर ऑफ आवर्स आप कम ज्यादा पुट इन कर सकते हो. आई बात समझ में. बट यहां पे जो फिक्स्ड रहेगा वो फिक्स्ड क्या रहेगा, द फील्ड, द लैंड. आई बात समझ में. इजी है सर जी. क्वेश्चन नंबर 5B डन. सिक्स्थ की बात करते हैं. द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. द मार्जिनल प्रोडक्ट किसकी बात कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी ऑफ अ वेरिएबल इनपुट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट. मुझे एक बात बताइएगा, टीपी डिवाइडेड बाय द वेरिएबल फैक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपना एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा ना. टीपी डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर वेरिएबल इनपुट अपना एवरेज प्रोडक्ट आएगा. तो ये तो भैया मार्जिनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. नो. सेकंड कहता है द एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट इंक्रीज इन द वेरिएबल इनपुट. यस, एडिशनल आउटपुट आपको कितना मिलता है बाय एम्प्लॉइंग 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट. यस, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट. Additional output by 1 unit of input is nothing but what we call it as what, the marginal product. Okay, the additional output resulting from 1 unit increase in both variable and fixed inputs. No, अपन सिर्फ वेरिएबल इनपुट की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना. तो ये आपका ऑप्शन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है. डी वाला, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट दैट इज बीइंग यूज्ड टू द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड इनपुट. नो, कुछ भी दिया है. तो आंसर क्या है अपना, 6 का आंसर क्या है, बी. बहुत ही आसान, एकदम बेस्ट है. अब चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा. 7 की बात करते हैं. डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इंप्लाइज, अभी ध्यान से सुनना. डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इंप्लाइज डिक्रीजिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट एंड डिक्रीजिंग एवरेज फिक्स कॉस्ट. अब इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी, तो चलिए इसको भी हेल्प कर देता हूं मैं आपको. तो जैसे अपन यहां पे फोकस कर रहे हैं, आप देखोगे
मार्जिनल रिटर्न्स, मतलब ये रिटर्न्स की बात करते हैं तो ये भाई साहब ये आउटपुट से रिलेटेड बात करते हैं। यहां पे आप देखो कॉस्ट है, कॉस्ट है, कॉस्ट है, कॉस्ट है, तो कॉस्ट की बात कर रहे हैं। सो आउटपुट और कॉस्ट का कुछ नाता है क्या? है सर। जैसे अपन ने देखा था, आपको याद होगा, मैंने पूरा इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको दिया था। ये आपका एमपी है और ये आपका एपी है। उसी हिसाब से ये क्या हो गया, ये आपका एमसी हो गया और ये आपका एवीसी हो गया। ये क्या हो गया, एपी हो गया और ये आपका हो गया एमपी। तो आप समझिएगा यहां पे एमपी की बात हो रही है ना, तो जैसे जैसे आपका एमपी गिरते जाएगा वैसे वैसे आपका एमसी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है ना। यही तो सीखा था बॉस। तो इसमें इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट का ऑप्शन है क्या कहीं? हाँ है ना सर, सी वाला। सेवेंथ का आंसर क्या हो जाएगा? सेवेंथ का आंसर इज व्हाट? सी। खत्म हो गई बात, इजी है सर। लॉजिकली समझने की कोशिश करना, सिर्फ जबरदस्ती आंसर अपने को फाइंड आउट करना है ऐसा नहीं है, लॉजिक के साथ चाहिए। 8 की बात करते हैं। द शॉर्ट रन, एज इकोनॉमिस्ट यूज द फ्रेज, इज कैरेक्टराइज्ड बाय। क्या कहता है? शॉर्ट रन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? It is too short, at least one factor is fixed and firms neither leaving nor entering the industry. Generally, period which is shorter than 1 year. All factors of production are fixed and no variables. All inputs are variable. तो भाई ये तो लग नहीं रहा है। All inputs are variable ना, all factors of production ना, generally a period which is shorter than 1 year। तो भाई ऐसा तो कहीं अपन ने लिखा नहीं था, डिस्क्राइब तो ऐसा कहीं किया नहीं था कि वो 1 साल के अंदर का समय होगा तो, या तो उसके बाहर का, ऐसा तो कहीं अपन ने डिस्कस नहीं किया था। सो इसीलिए यहां पे जो अपने को करेक्ट आंसर मिलता है वो कौन सा है? 8A। दिस इज हाउ यू कम टू द आंसर्स। यू एलिमिनेट द रॉन्ग वंस, देन यू फोकस अपॉन द करेक्ट वन। ओके, सो आंसर क्या है? 8A। कॉन्फिडेंस? यस सर। नाइन्थ की बात करते हैं। नाइन्थ, द मार्जिनल एवरेज एंड टीपी कर्व्स, प्रोडक्ट कर्व्स, ये ध्यान में रखना है आपको, ये पढ़ना है। प्रोडक्ट कर्व्स एनकाउंटर्ड बाय द फर्म प्रोड्यूसिंग इन द शॉर्ट रन, एनकाउंटर्ड बाय द फर्म्स प्रोड्यूसिंग इन द शॉर्ट रन, क्या कहता है? जरा एकदम आराम से ध्यान से पढ़िएगा। एनकाउंटर्ड बाय द फर्म प्रोड्यूसिंग इन द शॉर्ट रन एग्जिबिट ऑल द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स एक्सेप्ट। चलिए, तो ये आपको मालूम है। अब अपन चर्चा कर रहे हैं किसके ऊपर? ये रहा अपना टीपी, ये रहा एमपी, ठीक है ना, लॉजिक के साथ। इसीलिए डायग्राम्स आपको मैंने पढ़ाए, सिखाए, लिखाए, ताकि आपको सब कुछ एकदम अच्छे से आंखों के सामने रहे। तो आप बोलते हो ना कि सर डायग्राम के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा डायग्राम वगैरह नहीं, बट आपको दिमाग में ये फिगर्स आपके फिट होनी चाहिए, तब जाके आपको समझेगा। सो दिस इज टीपी, दिस इज एपी, दिस इज एमपी, यू शुड बी नोइंग दिस, है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन टीपी इज राइजिंग। अब बस डायग्राम से आपने कंपेयर करना है इसको। तो क्या कहता है? व्हेन टीपी इज राइजिंग, एपी एंड एमपी में भी इधर राइजिंग और फॉलिंग। पागल है क्या? व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग ना, तो आप समझिएगा एपी और एमपी दोनों बढ़ रहा है, इधर और नहीं होगा, तो ये जो है ये नहीं होगा। व्हेन एमपी इज नेगेटिव, टीपी एंड एवरेज प्रोडक्ट आर फॉलिंग। व्हेन, सॉरी, यहां पे क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट दिया हुआ है ना, एक्सेप्ट ढूंढना है अपने को। तो ये जो है ना, ये बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है, ये सही है। तो ये अपना आंसर नहीं है यहां पे। फिर उसके बाद व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव, टीपी एंड एम्पियर फॉलिंग, ये करेक्ट है, बराबर। तो ये भी अपना, अपने को एक्सेप्ट वाला पार्ट ढूंढना है। अब समझ रहे आपको क्या ढूंढना है? एक्सेप्ट वाला पार्ट ढूंढना है, तो ये भी सही है। व्हेन एपी इज मैक्सिमम, एमपी इक्वल्स टू एपी, हाँ सर ये भी तो सही है। तो अपना एक्सेप्ट में कौन सा आ जाता है बच्चों? अपना आंसर आ जाता है 9D। जमा बात, एकदम इजी है, एक्सेप्ट वाला ढूंढना है, उसके ऊपर फोकस करना है। ओके, to economists the main difference between the short run and the long run is that, 10th वाले पे आते हैं। to economist the difference between long run and short run is that in short run all inputs are fixed while in the long run all inputs are variable। no sir, short run में एक ही फिक्स्ड होता है, not all। बी वाले पॉइंट की बात करेंगे। in the short run the firm varies all its inputs to find the least cost combination of inputs। all its inputs, all its inputs? no sir, one is fixed now, but sir, in short run at least one of the firm's input level is fixed। yes sir, in the long run the firm is making constrained decision about how to use existing plant and equipment efficiently। existing नहीं, अपन उसको और कम ज्यादा कर सकते हैं, तो ये भी नहीं है।
तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर? सी। सो 10 का आंसर क्या हो गया बच्चा? 10 का आंसर सी। आपको समझ में आ रहा है? ऐसे आपको डिडक्ट करते जाना है और एक जो राइट आंसर है उसके ऊपर लेके आना है। मेथड मेरे साथ करेक्ट आंसर्स पे कैसे आना है वो भी आप समझिए। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये सबके आंसर्स पता है करके, नो, मैं भी आपके साथ ही डिस्कस कर करके इसको लॉजिकली आंसर्स को लेके आ रहा हूं, फिर बाद में आपने को चेक करना है कि सही है या नहीं है। ओके ना? हाँ जी। 10B का, अरे बेटा 10B का यहां पे क्या लिखा हुआ है? ऑल ऑफ द इनपुट्स। मुझे बता, सारे इनपुट्स वेरिएबल होंगे क्या? सारे इनपुट्स वेरी होंगे क्या? सारे इनपुट वेरी होंगे क्या? नहीं ना बाबा। शॉर्ट रन में वन इनपुट इज फिक्स्ड एंड अदर्स आर व्हाट? वेरिएबल। समझा क्या मानसी बच्चा? हाँ, तो ऑल का सवाल ही नहीं है वहां। आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन का बेस्ट डेफिनेशन कौन सा है? 11th वाले क्वेश्चन पे आ रहा है। द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड द क्वांटिटी सोल्ड? नो। प्रोडक्शन फंक्शन आपको मालूम है क्या है? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट, ऐसा कुछ है, ठीक है ना? सो मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड? ना सर। द रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स टोटल रेवेन्यू? ना सर। The relationship between quantities of inputs needed to produce a given level of output? Yes, sir. The relationship between quantity of inputs and the firm's marginal cost? No, sir. So यहाँ पे अपना आंसर क्या हो गया बच्चा? अपना आंसर हो गया 11C। डन है भाई, ये तो बहुत ही आसान चल रहा है ये मामला तो, वेरी इजी। 12th क्वेश्चन पे आते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज टू शॉर्ट रन बट नॉट इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन बट नॉट इन द शॉर्ट रन, बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, नीदर शॉर्ट रन नीदर लॉन्ग रन। बताइए। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात करते हैं। नीदर शॉर्ट नीदर लॉन्ग, ये तो है नहीं, बोथ में तो है नहीं। अब आपको ढूंढना है कि वो शॉर्ट रन में है या लॉन्ग रन में है। 12 का आंसर तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो अपने को मिलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स वी गेट इट वेयर? इन द शॉर्ट रन। सो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? अपना आंसर होगा 12A। 12 का आंसर क्या होगा? ए। डन है। ओके। डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑकर्स। अभी वापस से आपको मालूम है डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहां होते हैं? दीज डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑकर इन शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन का कैरेक्टरिस्टिक आपको ढूंढना है यहां पे 13 के लिए। सो व्हेन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट आर एडेड टू फिक्स्ड इनपुट एंड द टोटल प्रोडक्ट फॉल्स ना, यहां गड़बड़ हो गई। टोटल प्रोडक्ट फॉल्स बोल दिया तो ये कौन सा हो गया रे बेटा? ये अपना नेगेटिव रिटर्न्स हो गया ना, ये नेगेटिव हो गया ना बॉस, ये नेगेटिव हो गया। when units of variable inputs are added to fixed input and mp false, okay। अब 13 का क्या बोलता है? mp false। तो mp false होता है वहां पे अपने नेगेटिव सॉरी वहां पे अपने डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाते हैं। when the size of the plant is increased in the long run, नहीं रे शॉर्ट रन में है क्योंकि ये तो। when the quantity of fixed input is increased, no, ये भी तो लॉन्ग रन में है। तो भाई साहब अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर हो गया क्या? बोलो। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? बी। लॉजिकली समझो, जब एमपी फॉल होता है तब अपन कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो गया है अपना। व्हेन एमपी फॉल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैव बीन व्हाट? स्टार्टेड। ओके, चलो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, अब चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 टू 16 यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आंसर 14 टू 16। ओके चलो, अरे बहुत ही आसान है ये तो, बहुत ही गजब। चलो 100 टू एमपी, तो यहां पे टीपी हो जाएगा 180 बराबर, और यहां पे कितना हो जाएगा? 240, यहां पे हो जाएगा 60। डन, खत्म भाई साहब। बताया ना डायग्राम और टेबल कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए, बराबर। तो ये आपने फिगर फिल करना है तो खत्म हो गई। व्हेन द टोटल आउटपुट व्हेन 2 hours of labor are employed, what is the total output when 2 hours? Total output is how much? 180। 14C खत्म खत्म। 15 की बात करते हैं। What is the marginal product of the third hour of the labor? 60 खत्म। 15A खल्लास। ऐसा एग्जाम में आपको देखो फटाफट कितने मस्त नंबर मिल जाएंगे आपको, है ना। 16 की बात करते हैं। What is the average product AP of the first 3 hours of labor? So कितना होगा? 240 डिवाइडेड बाई 3। करिए कितना हो गया? 240 डिवाइडेड बाई 3। 16 का आंसर क्या आ गया बताओ? कितना आ गया? 80। डन है, खलास भाई साहब।
तो यहां पे क्या हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 80। ठीक है ना? खलास भाई, डिफिकल्टी कुछ भी। 16 क्वेश्चन हो गए अभी तक। हाँ जी, मजा आ रहा है क्या? कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है क्या आपका? मजा आना चाहिए। देखिए, मैंने अभी तक क्लासेस के दौरान कोई भी एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करा है, बट कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा पड़ा है कि भाई साहब एमसीक्यूज आपके बन जाने चाहिए, इतना इतना मजा आना चाहिए। ओके, सो आंसर इज 240 डिवाइडेड बाय 3। चलो वो डन हो गया। विच कॉस्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली विद द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन? प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा तो कौन सी कॉस्ट आपकी बढ़ते जाएगी? भाई बहुत ही आसान है, अपने को मालूम है। प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सी कॉस्ट है भाई साहब? आंखें बंद करके एक आंसर जो नजर आया वो वेरिएबल कॉस्ट है भाई। एकदम सही है। तो 18 का 17 का आंसर क्या है? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर यू शेप्ड? नेवर यू शेप्ड, तो अपने वो डायग्राम से याद होगा, ये एएफसी इसके अंदर आता है। ऑप्शन है क्या एएफसी का? एवरेज। अरे बस खलास, बराबर के नहीं? तो यहां पे 18 का भी आंसर नेवर यू शेप्ड लिखा है। नेवर 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 पढ़ना बहुत जरूरी है, नेवर पढ़ना बहुत जरूरी है। बराबर 18 इज व्हाट? डी। टोटल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन इज क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। Which one of the following is a variable cost? Okay. Cost of raw material, cost of equipment, interest payment on past borrowings, payment of rent on building. Which one of the following is a variable cost? बताइए 19 का आंसर बताइए, 19 का आंसर। Which one of the following is a variable cost? बताइए। So cost of raw material, cost of equipment. Sir, cost of equipment is a fixed cost. एक बार जो लग गया लग गया। Payment of rent on building, it is also what? Fixed cost, not related to the production. Interest payment on past borrowing, not related to the production. ये जो भी है ना, not related to the production है. So correct answer is what? Cost of raw material, because it is related to what? The production. आई बात समझ में? So 19 answer is what? A. Okay. In the short run, when output of the firm increases, its average fixed cost. Okay. अब जैसे आउटपुट आपका बढ़ता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, फर्स्ट डिक्लाइन एंड देन राइजेस। बताइए 20। चलिए बताइए। आपको सीधा सीधा बोला है, आपका आउटपुट ऑफ अ फर्म इज इंक्रीजिंग। सो जब आपका एपी बढ़ रहा है तो व्हाट इज हैपनिंग विद द एवीसी? तो यहां पे सेम लॉजिक, जब एपी बढ़ता सर तो एवीसी घटता है ना? सही है एकदम। सो यहां पे आपका जो कॉस्ट है, द कॉस्ट व्हाट? डिक्रीजेस। डन है एकदम। द कॉस्ट व्हाट हैपेंस? द कॉस्ट इज व्हाट? डिक्रीजिंग। ओके, इजी है एकदम। चलो मैं कलर चेंज कर दिया ना, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ जी, सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। चलो डन। 20 क्वेश्चंस हो गए भाई, 1/4 ऑफ द क्वेश्चंस इज ओवर। बराबर। तो मुझे बताओ 20 में के 20 राइट आ गए क्या आपके? कुछ गड़बड़ है आपको इसमें? कुछ दिक्कत है इसको आपको? ऑल 20 क्वेश्चंस इजी एकदम, कॉन्फिडेंस बेस्ट। ओके। विच ऑफ द कर्व इज ऑल्सो नोन एज प्लानिंग कर्व? ओ माई गॉड, ये तो एकदम ऐसा एकदम चुम्मा क्वेश्चन है, कितना मजा आता है इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। बोलिए कौन सा प्लानिंग कर्व है? लॉन्ग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज? नो सर, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज व्हाट? द प्लानिंग कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज व्हाट? द प्लानिंग कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज द प्लानिंग कर्व। डन। 21A, 21A प्लानिंग कर्व लॉन्ग रन में चलता है ना ये। बराबर, यस। 22, if the firm moves from one point on production isoquant to another, which of the following will not happen? will not happen, क्या नहीं होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं 21 में। अब आइसोक्वांट याद है ना आपको? आइसोक्वांट, अरे बोलो भाई, इंडिफरेंस कर्व जैसा ही तो ये आइसोक्वांट्स थे अपने, भूलने का नहीं। सो फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन कर्व, फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन कर्व टू अनदर पॉइंट क्या नहीं होगा?
तो क्या नहीं होगा बताइएगा। सो चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा, क्या नहीं होगा, चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि यहां पे एट ऑल द लेवल्स वी विल गेट व्हाट, द सेम लेवल ऑफ आउटपुट अपने को मिलता है, कुछ भी नहीं बदलता है इसके अंदर। जैसे इंडिफरेंस कर्व में, जैसे इंडिफरेंस कर्व में आप समझिएगा, जैसे इंडिफरेंस कर्व में वी गेट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यहां पे वी विल गेट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। सो व्हाट विल नॉट हैपन, अ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट विल नॉट हैपन। आई बात समझ में, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Which of the following the concept of marginal cost closely related? marginal cost किससे close related है? फिक्स्ड कॉस्ट ना सर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना सर, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं, इकोनॉमिक कॉस्ट भी नहीं। ऑप्शन क्या है? 23A। क्यों सर? अब आप समझिएगा, आप समझिएगा, यहां पे प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन आप करते हो तो आप वेरिएबल कॉस्ट इनकर करते हो, फिक्स कॉस्ट नहीं लगता है। सो वेरिएबल कॉस्ट इज टेक्निकली व्हाट, द एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस व्हाट 1 यूनिट ऑफ द आउटपुट। आई बात समझ में? therefore the answer is what, MC is closely related with what, the variable cost। डन है एकदम? yes sir। 24, which of the following statements is correct, which of the following statement is correct, अपने को करेक्ट वाला ढूंढना है। वाओ, एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट ऑल्सो बी राइजिंग। कॉस्ट 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 खेल रहे ये लोग। ओके चलिए, तो फिर कॉस्ट कॉस्ट खेल रहे तो अपन डायग्राम बना देते हैं। दिस इज एवीसी एंड दिस इज एमसी, है ना बच्चों? ये डायग्राम बना के फिर आपने आंसर्स को फाइंड आउट करना है, इमोशनल नहीं होना। सो व्हेन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, ओके, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग। ओके, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा जरूरी है क्या? व्हेन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट मस्ट ऑल्सो बी राइजिंग, जरूरी है क्या? ध्यान दीजिएगा 24 क्वेश्चन का। When average cost is rising, marginal cost must also be rising। क्योंकि यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिए, मार्जिनल कॉस्ट में बी व्हाट मिनिमम और इट विल बी लेस ऑल्सो, ठीक है ना? तो जरूरी नहीं है, मस्ट का नहीं है। When the average cost is rising, the marginal cost must be falling। नो, वो भी मस्ट भी जरूरी नहीं है। When average cost is rising, marginal cost is above average cost। yes yes yes, ये सही है, परफेक्ट है ये। When average cost is falling, marginal cost must be rising। When average cost is falling, marginal cost, no, ये भी जरूरी नहीं है। तो with this we see that 24 का आंसर क्या है? the most appropriate option, the most appropriate, the most accurate is what, 24 का आंसर क्या हो गया? C, है ना? ओके 25, which of the following is the explicit cost? explicit cost किसको बोलते हैं बताइएगा? which of the following is explicit cost? question number 25, come on everyone। the wages of the proprietor could have been made by, could have been, यहां पे दिख रहा है आपको, could have been ना, the income that could have been ना, the payment, actual payment हाँ, the normal profit earned by the firm ना। तो अपना एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सा हो गया दोस्त? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सा हो गया? 25C। 25C द पेमेंट। नॉर्मल प्रॉफिट तो क्या संबंध ही नहीं ना उसका, तो बराबर। सो ये आपको फोकस करना है यहां पे, आपको जो फोकस करना है यहां पे, कुड हैव, कुड हैव, ये बहुत गेम चेंजर है। दिस इज व्हाट इज द गेम चेंजर। ओके ओके चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट? इंटरेस्ट कुड हैव 26, खलास ना भाई, 26 का देख के इधर से कुड हैव, खलास, आगे पढ़ने की जरूरत इतनी है। ऑल ऑफ द अबव तो है नहीं, तो भाई खत्म। द पेमेंट ऑफ रेंट, इंटरेस्ट पेमेंट मेड, पेमेंट वेजेस, तो एक्चुअल पेमेंट है, सही है। तो 26 क्या हो गया बच्चों? 26 का आंसर क्या है? ए। डन, खत्म, खत्म, यस। अब यूज द फॉलोइंग डेटा टू आंसर क्वेश्चन नंबर 27 to 29। आहा, ये तो बहुत ही भारी क्वेश्चन टेबल के बेसिस पे।
आउटपुट 0 1 2 3 4 ऐसा ऐसा दिया है। अच्छा, सो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको है ना कंप्लीट करना पड़ता है, इसको दिमाग लगाना पड़ता है बेटा। अभी ध्यान से सुनना, पहले तो निकालते फिक्स्ड कॉस्ट का। चलिए फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, 240 240, ये आना चाहिए, ये पूरा डिस्कशन करा हुआ है तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ। 240 240 240 240 240। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा यहां पे, 0, फिर कितना हो जाएगा 90, 410 माइनस 240, ये करते जाओ रे फटाफट, करते जाओ फटाफट। 410 माइनस 240 इज इक्वल टू 170, फिर उसके बाद 480 माइनस 240 240, 540 माइनस 240 300, 610 माइनस 240 370, 690 माइनस 240 450। ओके, दिस इज व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट। फिर अब मार्जिनल कॉस्ट निकालूंगा। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा बताइए, 240, then 330 minus 240 is what, 90, 410 minus 330 is equal to 80, 70, then 540 minus 80, 540 minus 480, 60, then 610 minus 540 is equal to 70, and then we write over here 80। okay, तो मेरा MC, FC एंड VC ये मैंने निकाल लिया है, निकाल लिया ना बॉस, ये सब करना है आपने, ठीक है ना। चलो, सो अब 27 टू 29, अब एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। सो व्हाट इज द एवरेज फिक्स कॉस्ट, 27 का, चलो रे कॉन्सेंट्रेट करो, फटके खाओगे नहीं तो। सो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाई 2, 120, खत्म। व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6th यूनिट ऑफ आउटपुट, 6th यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए मार्जिनल कॉस्ट कितना है, 80। 28 का आंसर क्या हो गया, सी। एंड फिर 29 का, ये बहुत भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न स्टार्ट्स टू ऑकर व्हेन। अब सर डिमिनिशिंग रिटर्न्स कैसे पता चलेगा सर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स हाउ हाउ डू वी कम टू नो डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो भाई 5th से 6th में आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया ना। अरे बोलो ना भाई, 5th से 6th में आपका क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट आपका बढ़ने लग गया ना। तो इसका मतलब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लग गया होगा 5th से 6th ऑनवर्ड्स। बोलो यस और नो, बोलो भाई साहब, बोलो ना। तो यहां पे डिमिनिशिंग क्या पूछा है, स्टार्ट टू ऑकर पूछा है, स्टार्ट टू ऑकर बिटवीन। तो यहां पे 4 and 5, यहां पे आप देखो, अरे यहां नहीं सॉरी 7, यहां सॉरी 70 80 नहीं 60 70 देखना है, सॉरी। तो यहां पे आप देखोगे, यहां से यहां क्या हो गया, आपका मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गया ना, 4 to 5 आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो यहां पे आपका एमपी इसका मतलब गिर रहा है, बोलो 4 to 5 में आपका एमपी अब क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया, बराबर। तो बस यहां पे आपका आंसर क्या हो गया, 4 and 5, खलास। समझ में आएगा आपको क्वेश्चन, ऐसे जब टेबल के बेसिस पे आता है तो खत्म। ऐसा अपन ने क्लास में रेगुलर लेक्चर में भी क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने आपके साथ, इफ यू रिमेंबर, बहुत सारे क्वेश्चन उस दिन सॉल्व करे थे अपन ने। हाँ भाई मजा आ गया क्या। सो क्वेश्चन नंबर 29 ओवर, देन वी मूव अहेड एंड टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 30। मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज, 30 क्वेश्चन पे आ रहे हैं वहां। द चेंज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट, यस टोटल कॉस्ट चेंज, नहीं खत्म खत्म, 30A। चलिए एकदम इजी है, डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन एंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सही कौन सा है, बिटवीन द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन, बताइएगा।
सो अपन ने इसके तीन फंक्शंस देखे थे मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट में. व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग, क्या कहते हैं हम लोग, MC इज व्हाट लेस देन AVC. व्हेन MC इज व्हाट मिनिमम, बराबर के नहीं, व्हेन MC इज व्हाट मिनिमम, या क्या कहेंगे व्हेन, ऐसा नहीं, अपने को उल्टा देखा था. व्हेन AVC इज फॉलिंग, MC is less than AVC. When AVC is minimum, MC is equal to AVC. And when AVC is rising, MC is greater than AVC. ऐसा अपन ने पढ़ा था. तो भाई अब ये कहाँ दिख रहा है आपको 31 में? 31 में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? MC is greater than ATC, then ATC is falling. MC greater than ATC. अपने को भैया एवरेज कॉस्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं ना. सो क्या हो गया यहाँ पे? सो MC कर्व कट्स इंटरसेक्ट्स ATC एट इट्स मिनिमम एट ATC. तो ये अपना आंसर सही है. इंटरसेक्ट्स MC कर्व इंटरसेक्ट्स ATC एट इट्स मिनिमम. आंसर क्या हो गया? C हो गया. डन है एकदम. यस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू of the relationship among the average cost function? ATC is equal to, no this is not true. ATC is equal to AFC plus AVC होता है, तो ये तो गलत है. AVC is equal to AFC plus ATC, कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है ये तो. AFC is equal to, अरे भाई पागल हो गया क्या? AFC is equal to, ये वाला आंसर अपना सही है. सो 32 का आंसर क्या हो गया भाई साहब? 32 का आंसर D. डन. Which of the following is not the determinants of the firm's cost function? Cost function में which of the following is not the determinant? 33. Which of the following not determinant of the firm's cost function? Cost function is derived from production function. Yes. अपने को not वाला ढूंढना है. Cost function is derived from production function. Yes. Labor, price of labor cost है. Taxes cost है. Price of the firm's output ना. तो अपना आंसर क्या होगा 33 का? D. 33 आंसर क्या है? D. द प्राइस ऑफ द फर्म्स आउटपुट. अपने को कॉस्ट फंक्शन चाहिए, बराबर. फंक्शन पे फोकस करना है, बराबर. ये ध्यान में रखना. अपने को कॉस्ट ऑफ आउटपुट ने कॉस्ट फंक्शन की बात करनी है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज व्हाट करेक्ट कंसर्निंग द रिलेशनशिप अमंग द फर्म्स? तो क्या कहता है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC माइनस TVC. TVC इज इक्वल टू TFC माइनस TC. TFC इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टू. हाँ, 34 का आंसर क्या हो गया भाई? C. 34 आंसर क्या? C. डन. 35. सपोर्ट आउटपुट इंक्रीजेस इन शॉर्ट रन, टोटल कॉस्ट विल, क्या होगा? टोटल कॉस्ट विल डिक्रीज इफ द फर्म इज इन द रीजन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इंक्रीज ड्यू टू क्या भाई? 35 का क्या बोलने का? 35. सो सपोज द आउटपुट इंक्रीजेस इन द शॉर्ट रन, total cost will increase due to increase in the fixed cost only. No, fixed cost does not increase. Increase due to increase in variable cost only. Yes. Increase due to increase in the fixed, and no भाई, cost is one, cost is fixed. Decrease no. तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो गया? 35 का आंसर क्या हो गया? D. सिंपल. क्योंकि भाई यहाँ पे शॉर्ट रन के अंदर one cost is what? Fixed. Other costs are what? Variable. So your cost will increase only on account of what? The variable cost only. 36. आगे बढ़ते हैं. Which of the following statement concerning long run average cost curve is false? झूठा कौन सा है? झूठा कौन सा है 36 का? So it represents the least cost input combination for producing at each level of output. Yes. लॉन्ग रन में तो ये तो हम लोग जैसे कॉस्ट कम होती है फिर वहां से अपन नया प्लांट लेके आते हैं. सो यस, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सीरीज ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व. यस, द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट्स द लीस्ट कॉस्ट. ना रे बाबा, दिस इज नॉट ट्रू. सो अपना आंसर क्या आ गया? 36 का C. समझे क्या? जरूरी नहीं है ना. ओके. सो 36 का आंसर क्या हो गया भाई? 36 का आंसर. फिर 37. The negatively sloped, that is the falling part of the long run average total cost curve is due to which of the following? Negatively sloped, that is falling. Diseconomies of scale, diminishing returns, the difficulties encountered in coordinating many activities of the firm,
द इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। 37, सिंपल सी बात है, आपकी कॉस्ट कम हो रही है। कॉस्ट कम डिसइकोनॉमिक्स की वजह से थोड़ी होगी, डिसइकोनॉमिक्स की वजह से तो कॉस्ट बढ़ती है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स, नो, कॉस्ट बढ़ती है। डिफिकल्टीज है, कॉस्ट बढ़ती है। बट भाई अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो भैया अपना कॉस्ट क्या हो जाएगा, अपना कॉस्ट कम हो जाएगा। 37 का आंसर क्या हो गया, डी, द पॉजिटिवली स्लोप, मतलब द राइजिंग पार्ट ऑन द लॉन्ग रन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, नहीं सर। द फर्म बीइंग एबल टू टेक एडवांटेज, नो सर। द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, नो सर। तो कॉस्ट बढ़ेगी क्यों, बिकॉज ऑफ डिसइकोनॉमिज ऑफ स्केल। 38, आंसर इज व्हाट, ए। ये गलत हो रहा है, इसके लिए अपना आंसर ए है, डिसइकोनॉमिक्स की वजह से। 38 ए। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, खट्टा खट, बहुत मजा आएगा आपको। अब इसमें तो बहुत ही शानदार जोरदार मजा आएगा आपको। सो 39, अ फर्म्स एवरेज टोटल कॉस्ट इज, अब ध्यान से सुनिएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट इज 300 at 5 units of the output and 320 at 6 units of output. The marginal cost of producing the sixth unit is, what is the marginal cost of producing sixth unit? 39 का आंसर आया क्या आपको, 39 का आंसर आया क्या आपको? आपको ATC दिया हुआ है 300 at 5 units एंड आपको ATC दे रखा है 320 at what, 6 units। तो किसको किसको लग रहा है क्या आंसर 20 है करके? 39 का पहले किसको किसको 20 ऐसा लग रहा है, हाथ ऊपर करे। वेरी गुड, कम ऑन, किसको किसका आंसर ए लग रहा है फटाफट बताइएगा। सिर्फ ए वाले बच्चे अभी कमेंट कीजिए, बाकी कोई भी कमेंट ना करे। ए किसको किसको लग रहा है, सिर्फ उन्हीं बच्चों ने कमेंट करना है, बाकी ने चुप बैठना है। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूं, बाकी के बच्चे चुप बैठो ना यार। ए किसको लग रहा है सर, 320 माइनस 300 इज इक्वल टू 20। अच्छा बी वाले भी है कोई तो भी। सो यहां पे जिन जिन बच्चों को ऐसा इमोशनल होके लग रहा है ना, वो ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपको एवरेज टोटल कॉस्ट पूछा है, जरा फोकस कीजिएगा। एवरेज टोटल कॉस्ट दिया है आपको। सो इसके हिसाब से आपको टोटल कॉस्ट निकालनी होगी। सो 5 इंटू 300 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 300 इज 1500 एंड 320 इंटू 6 इज इक्वल टू हाउ मच, 320 इंटू 6, 320 इंटू 6 इज इक्वल टू 1920। सो अपना फॉर्मूला क्या बन जाता है बॉस, फॉर्मूला क्या बन जाता है, टीसी एट, ये फॉर्मूला आप भूल गए ना। तो जो बच्चे इमोशनल हो रहे तो यहां पे ध्यान से सुनना, टीसी एट 6 माइनस टीसी एट 5, सो दिस इज योर आंसर, द आंसर इज व्हाट, 420। ऐसा आपका आंसर आना चाहिए। तो जो लोग महान आत्माएं जो ए सोच रहे थे, भाई गलत है। 39 का आंसर क्या है, 39 का आंसर इज व्हाट, 420। ओके, और मैंने जितना पूछा ना उतना ही जवाब देना, जबरदस्ती सोल्यूशन से शेयर करके स्टाइल मत मारो, कोई इंप्रेस नहीं होगा। सबको सोचने का मौका दो, ठीक है ना। ओके, सो आंसर इज हाउ मच, 420। ओके, a firm's producing 7 units of output, 7 units of output has an average total cost of 150 and has to pay rupees 350 to the fixed factors of production whether it produces or not. How much is the average total cost, how much is the average total cost, how much is the average total cost is made up of variable cost. Average total cost में variable cost कितना है, अब इसको आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो अभी ध्यान दीजिएगा। सो अब आप समझिएगा क्या करना है आपने, एकदम सिंपल है भाई। आपने क्या करना है, आपका एवरेज टोटल कॉस्ट इज हाउ मच, 150। सो आप क्या कीजिए, टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए। 150 इंटू वॉट 7 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 150 इंटू 7 कितना आया, 150 इंटू 7 कितना आया आपका, 1050। फिर इसमें से आपको फिक्स कॉस्ट जो है वो माइनस करना है, तो वो कितना आया आपका, 350।
सो आपने क्या किया 1050 माइनस 350 आपने कर लिया, तो आपको कितना आया यहाँ पे 700। ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब आपको वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, अब आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ढूंढना है। सो इट विल बी हाउ मच 700 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू व्हाट 100। 40 का आंसर क्या हो गया डी। खत्म। 40 का आंसर क्या हो गया डी। इतना आसान है, दिमाग चलना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस करी हुई है अपन ने इसकी। A firm has a variable cost of 1000 at 5 units of output. If the fixed cost of 400, what will be the average or total cost of 5 units of output? A firm has variable cost of 1000 at 5 units. If fixed costs are 400, so what will be the average total cost? So भाई साहब क्या हो जाएगा, variable cost at 5 is how much 1000, fixed cost at 5, fixed cost whatever it is what 400. So total cost will be how much 1400. So therefore average total cost will be equal to 1400 divided by how much 5. So 1400 divided by 5 is how much, 1400 divided by 5 is how much 280. So answer is what 41a। 41 का आंसर क्या हो गया a। सिंपल है एकदम। So which is equal to 280। 41 answer is a। Okay। A firm's average fixed cost is 20. Average fixed cost is 20 at 6 units of output. What will be at 4 units of output? भाई सिंपल है एकदम। सो 20 इंटू, क्या करना है अपने को इसका इक्वेशन, 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4। चलिए लेके आओ ये आंसर, बताइए। 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू हाउ मच 30। सो आंसर इज हाउ मच 42 का आंसर क्या है बी। 42 आंसर इज व्हाट बी। ओवर। चलिए, सो यहां पे वी हैव कंप्लीटेड विथ हाफ ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? यस। ओके। सो आज के लिए इतना ही, बराबर। हम लोग जो है ना अभी आगे के क्वेश्चंस जो होंगे वो डिस्कस करेंगे कल। यहां तक इतना ही। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच।